तो दोस्तों कैसे आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों आज की कहानियां सुनकर आपको मजा आने वाला है, क्योंकि कुछ कहानियां तो वाकई डरावनी है। मुझे उम्मीद है आपको ये कहानियां जरूर पसंद आएंगी। साथ ही दोस्तों, अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं और पहली बार ही मेरी आवाज सुन रहे हैं, तो प्लीज कहानियां सुनने से पहले चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑल पे कर लीजिए। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं आपकी कहानियों को अपनी आवाज दूं, तो कहानियां सुनने के बाद आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। मेरी आईडी है महेश आर्या यूट्यूबर। कहानियों के बाद मैं आप सबको वहीं मिलूंगा। बाकी दोस्तों बिना देरी किए जल्दी से अपने अपने हेडफोन लगाएं और शुरू हो जाए मेरे यानी महेश के साथ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रदीप शर्मा है। मैं फिर से आप सबके लिए एक नई कहानी लाया हूं। ये कहानी मेरे ही गांव की है। वैसे बता दूं कि मेरे गांव में ऐसी बहुत घटनाएं होती रहती हैं, तो बस उनमें से ही मैंने इस घटना को आपके लिए चुना है। और तो और मैंने इस कहानी का नाम भूत या आंटी भी रखा है। वैसे इस कहानी के मुख्य पात्र मेरे चाचा जी हैं। उनका नाम बंसराज था, जो कि आज इस दुनिया में नहीं है, मगर दोस्तों उनकी ये कहानी आज भी सबको याद है। खैर, मेरे चाचा जी पहलवान थे। वो बहुत ताकतवर और हिम्मत वाले थे। वो किसी से भी नहीं डरते थे। उन्हें नाच गाना देखना बहुत पसंद था। इसी के चलते वो इन चीजों के लिए रात रात को भी दूसरे गांव में चले जाते थे। बस इसी तरह उनकी जिंदगी कट रही थी। ऐसे ही एक बार की बात है, वो दूसरे गांव से नाच देखकर आ रहे थे। उस वक्त रात के लगभग 12 बजे होंगे। वो अपने गांव पहुंचने ही वाले थे कि थोड़ा बहुत रास्ता और बचा था, मगर उस रास्ते के बीच उन्हें कुछ ऐसा दिखा कि वो वहीं पर रुककर रह गए। वो चुपचाप एक पेड़ के पीछे छुपे और उस चीज को देखने लगे। उस वक्त सामने रास्ता था और ठीक उस रास्ते में थोड़ा सा हिस्सा बांस के पेड़ों से ढका था। वहां उस वक्त एक औरत बिना कपड़ों के नाच रही थी। उस औरत के सामने एक काली गुड़िया थी, जिसके अंदर बहुत सारी कील चुभी हुई थी। ठीक सामने आग भी जल रही थी। उस औरत के बदन पर एक भी कपड़ा नहीं था। पूरे शरीर पर भभूत लगा था, हर तरफ, और चेहरे पर सिंदूर। यह बहुत भयानक दृश्य था, जिसे देखकर चाचा एकदम डर गए। वो चुपचाप हिम्मत करके वहीं छुपे रहे। वो लगातार ये सब देखते रहे कि तभी आग की रोशनी जब उस औरत के चेहरे पर पड़ी, तो उसका चेहरा देखकर चाचा जी उसको पहचान गए। वो समझ चुके थे कि ये मेरे ही गांव की है, जिसका नाम इंदुमती था। खैर, वो कुछ देर तक वहां नाचकर एक गन्ने के खेत में चली गई। चाचा ने थोड़ी देर इंतजार किया और फिर उसी रास्ते से अपने घर आ गए। घर आने के बाद वो चुपचाप सो गए। लेकिन अगले दिन सुबह होते ही चाचा को बहुत तेज बुखार था। यकीन मानिए, वो अपने बिस्तर से उठ तक नहीं पा रहे थे। समय बीतता रहा। फिर एक वैद्य जी को बुलाया। उन्होंने कुछ ऐसी जड़ी बूटियां दी, जिसके बाद थोड़ा बुखार कम हुआ। जब चाचा को थोड़ा ठीक महसूस होने लगा, तब जाकर उन्होंने रात के बारे में सबको बताया। उन्होंने कहा कि जो इंदुमती है वो एक डायन है, काली की पूजा करती है, सब उससे दूर रहना। उस वक्त दोस्तों उनके घर की सभी औरतें बहुत डर गई। फिर उन्होंने कुछ ऐसा बताया जो सुनने लायक था। उन्होंने बताया कि इंदुमती का परिवार पहले कुछ खास पैसे वाला नहीं था, लेकिन देखते ही देखते अचानक से वो लाखों संपत्ति के मालिक हो गए। अब तो ऐसा लगता है कि शायद ये सब कुछ उस काली विद्या की वजह से था। ये सुनने के बाद सबने फैसला किया और ये तय किया कि आज के बाद उस घर के किसी भी आदमी या औरत से कोई भी बात नहीं करेगा। दोस्तों, सबका फैसला अटल रहा और तो और इस घटना के बाद से अब सब कुछ ठीक भी है। लेकिन दोस्तों, सवाल तो ये उठता है कि क्या सच में काली विद्या लोगों को इतना अमीर बना सकती है? आपका इस बारे में क्या सोचना है? नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। कहानी यही खत्म होती है। धन्यवाद। तो दोस्तों, देखा आपने, ये थी प्रदीप शर्मा की कहानी। अक्सर आपने कहानियों में इस तरह की कहानियां जरूर सुनी होगी। कई लोग इस तरह के काम करके हालांकि अमीर तो बन जाते हैं, जो कि अक्सर हमें कहानियों में सुनने को मिलता है। खैर, आपको अगर इस बारे में कुछ पता हो तो नीचे कमेंट्स जरूर कीजिएगा। फिलहाल मैं ले चलता हूं आपको हमारी आज की दूसरी कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं।
मेरा नाम लक्ष्मण है। आज मैं आप सबको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो कि सिर्फ कहानी नहीं है बल्कि एक हकीकत है जो कि अभी भी मेरे साथ घट रहा है। आपको बता दूं कि मैं लुधियाना में रहता हूं। वहां रेलवे लाइन के पास एक मकान है जिसमें मैं और मेरी पूरी फैमिली किराए पर रहते हैं। हालांकि उसमें उसका मकान मालिक भी रहता है जो कि नीचे रहता है, बाकी ऊपर हम सब लोग वहां रहते हैं। हमें वहां रहते हुए तकरीबन 3 साल हो चुके हैं। बस यही इन 3 सालों में जो कुछ भी घटना हुई वो मैं आपसे साझा कर रहा हूं। ऐसे ही पहली घटना गर्मी की है। उन दिनों हम सब लोग छत पर सो रहे थे तो ठीक परिवार वाले अक्सर रात को उठा करते थे वॉशरूम जाने के लिए, जबकि मैं कभी कभार ही उठता था। खैर, उस दिन हुआ यूं, जब मेरी घरवाली उठी तो उसने देखा कि हमारे बगल में एक और मकान है। ठीक उसकी छत पर उसने एक औरत को घुटनों के बीच सर छुपाए बैठा देखा। उसने सफेद कपड़े पहने थे, जबकि उस छत पर कोई भी नहीं सोता था और ना ही कोई आता था। हालांकि उस मकान में भी लोग किराए पर रहते थे, लेकिन छत पर सोने कोई नहीं आता था। पर खैर, जब मेरी घरवाली ने यह सब देखा तो वो डर के मारे चुपचाप अपने बिस्तर पर सो गई। वो रात इसी तरह निकल गई। सुबह होते ही उसने मुझे इस घटना के बारे में बताया। कहने लगी कि शायद वो चुड़ैल थी। मैंने उस वक्त ज्यादा ध्यान नहीं दिया और हम लोग ऐसे ही रहने लगे, बस दिन गुजार रहे थे। दोस्तों, अब हुआ यूं, बस इसी तरह एक दिन मेरी घरवाली फिर रात को उठी, ठीक वॉशरूम के लिए। और जैसा कि मैंने आप सबको बताया था कि हमारा मकान रेलवे लाइन के किनारे पर था। हालांकि जब वो वॉशरूम से बाहर निकलने लगी तो उसकी नजर रेलवे लाइन पर पड़ी। उसने वहां पर एक साया बैठा देखा, एकदम काला। कभी वो उस लाइन के उस पार जाता तो कभी इस पार। वो लगातार बार बार ऐसा ही कर रहा था, मतलब पटरियों के इधर उधर। मेरी घरवाली लगातार उसे वॉशरूम से देख रही थी, क्योंकि उस वक्त उसने बस दरवाजा खोलकर वहां से निकलना ही चाहा था। वो इतना डर गई कि वहां से बाहर ही नहीं निकल पाई। उसे डर था कि कहीं वो मुझे ना देख ले। बस फिर क्या था, उसने इस बात के बारे में मुझे दोबारा बताया, पर इस बार मैंने इस बात को थोड़ा सीरियस लिया। फिर हमने मिलकर पता लगाया। पता चला कि हमारे मकान मालिक के 2 भाई थे। छोटा भाई अभी जिंदा है, लेकिन बड़ा भाई एक दिन गुस्से में आकर रेल की पटरी पर लेट गया। उस वक्त रेलगाड़ी आई और सीधा उसके ऊपर से होकर निकल गई। लगता है कि शायद ये उसी की आत्मा थी। ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि शायद वो हमारे मकान में भी आता था। एक बार ऐसे ही घरवाली देखी, कोई दीवार पर बैठा हुआ है। काला सा साया था जो कि अपने पैर लटकाए हुए बैठा हुआ था। मैं उस वक्त बहुत गहरी नींद में था। वो मुझे आवाज दे रही थी, मगर मैं उठ नहीं पाया क्योंकि मैं बहुत ज्यादा गहरी नींद में था। खैर, जब सुबह हुई तो मुझे इस बारे में उसने दोबारा बताया। कहने लगी कि हम यहां से कमरा खाली कर देते हैं। उसे अब डर लगने लगा है कि कहीं कुछ हो न जाए। मैंने कहा कोई बात नहीं, खाली कर देंगे अगर कोई दूसरा कमरा मिलता है तो। वैसे भी हमें कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा है। वैसे इतनी जरूरत भी क्या है, क्योंकि हम किराएदार हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है। खैर, अगर कुछ मिलता है तो जरूर देखते हैं। दोस्तों, इसके बाद ऐसे ही कुछ समय बीतता गया। एक बार की बात है, मेरी घरवाली उठी और जैसे ही वो दरवाजा खोली तो ठीक उसने दरवाजे के सामने उसी काले साये को पाया। उसने डर के मारे तुरंत दरवाजा बंद किया और वापस रूम के अंदर आ गई। और तो और दोस्तों, मैंने कई बार महसूस किया है कि हमारा जो मकान मालिक है उसने कई बार पंडित ओझा को बुलाकर अपने घर में काम करवाया, लेकिन दूसरी तरफ जो बाधा थी, जो कि ठीक दरवाजे के सामने थी, वो इसी तरह आता रहा। मगर एक बात थी, उसने कभी किसी को कुछ नहीं कहा। वो बस पूरे घर में इधर उधर घूमता रहता है और चला जाता है। सच बताऊं तो अभी कल की ही बात है, मैं चुपचाप सो रहा था। मुझे ऐसा लगा कि वो मेरे शरीर में आया है। मैं तुरंत भगवान का नाम लेने लगा। मैं भोलेनाथ का भक्त हूं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलने लगा, जिसके बाद सब कुछ ठीक हो गया। मैं बहुत ज्यादा डर गया था। कल रात तो मेरी नींद पूरी भी नहीं हुई। और तो और इस मकान में रहते हुए मुझे 3 साल हो चुके हैं। मैं लगातार कमरे की तलाश में हूं, पर सही ढंग का नहीं मिल रहा है। मैं बस आपसे इतना ही कहना चाहूंगा
कि दोस्तों हम सब दो आत्माओं के बीच दिन गुजार रहे हैं हमारा घर न होने के कारण। खैर, हमारी कहानी कैसी लगी आप सब जरूर बताना, क्योंकि ये कहानी नहीं बिल्कुल हकीकत है जो कि मैं अभी भी झेल रहा हूं। धन्यवाद। तो दोस्तों देखा आपने, ये थी लक्ष्मण की कहानी जो कि अभी भी इस कहानी को जी रहे हैं। वो तो दोस्तों शुक्र है ऊपर वाले का कि अभी तक इनको कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। मैं बस इतना ही कहूंगा कि जल्दी से इनको कोई नया घर मिले ताकि ये अपने और अपने परिवार का ठीक से ख्याल रख पाए। बाकी आपकी जो भी सलाह हो नीचे कमेंट्स में जरूर बताना, क्योंकि अब मैं ले चलता हूं आपको हमारी आज की तीसरी कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों एक गांव में एक ऐसी कहानी थी जो मैं आप सबके हवाले करने आया हूं। यह कहानी एक पुराने गृहस्थ बंगले की है जिसे स्थानीय लोगों के द्वारा भूतिया बंगला के नाम से जाना जाता है। और तो और इस बंगले में कई साल पहले एक बड़ा खौफनाक हादसा हुआ था। उस वक्त वहां रहने वाला एक परिवार यह अनुभव कर रहा था कि रात के समय कुछ अद्भुत और असामान्य घटनाएं हो रही हैं। उन्हें रात के समय कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं, दरवाजे खुद बंद हो जाते थे और अजीब सी आत्मिक दृश्य उन्हें परेशान कर रहे थे। इन सब चीजों के होने के बावजूद उन्होंने उस बंगले में रहना जारी रखा, क्योंकि उनके पास धन की कमी थी। वो ठीक अपने दूसरे घर में जाने के लिए आराम से अपने नए घर का इंतजार कर रहे थे। एक रात की बात है जब बारिश की बूंदें धरती पर टपक रही थी। परिवार के सभी सदस्य बंगले के आंगन में उस रात चाय पी रहे थे। उसी बीच एक छोटी सी बच्ची ने अचानक अपने भाई को देखा और कहा कि भैया, वहां एक आदमी खिसक रहा है। ये बात सुनकर सबने हैरानी से अपनी आंखें उठाई। वास्तव में सबने देखा कि गांव का एक आदमी जो कि कई साल से वहां रह रहा था, वो चुपचाप खड़ा होकर उनकी तरफ देख रहा था। सबके सब डर के मारे तुरंत अपने घर के अंदर चले गए। अंदर जाकर सबने विचार किया कि उन्हें यह पता लगाना होगा कि आखिर वो आदमी कौन था और उन्हें क्यों देख रहा था। खैर, सुबह कुछ परिवार के सदस्यों ने उसी स्थान पर जाकर खोज की शुरुआत की। वो अंदर गए और उन्होंने वहां कुछ आश्चर्यजनक खोज की। वो वहां पर एक छिपे हुए कमरे में गए। आगे बढ़ते हुए वो एक खिड़की के पास गए जहां पर बहुत सी वस्तुएं और पुराने फोटोग्राफ थे। उसी बीच उन्हें वहां पर एक पुरानी पत्रिका में एक खबर पड़ी जिसमें लिखा था कि स्थानीय बच्चों की मौत के बाद उसकी आत्मा उसी बंगले में चक्कर काट रही है। ये सब देखकर सबके सब हैरान हो गए और उन्होंने वो घर जल्दी से छोड़ दिया। उन सबको यकीन हो चुका था कि शायद ये वही आदमी था जो कि वास्तव में आत्मा की आंखों से देख रहा था। वहां रहना बेहद खतरनाक हो सकता था। बस यही सोचकर वो उस बगीचे से निकले और फिर वापस वहां कभी नहीं लौटे। दोस्तों, वो भूतिया बंगला आज भी वास्तविक है और ठीक ये कहानी लोगों के बीच फैली हुई है। इस घर का अस्तित्व आज भी डरावना है। जो भी इसके अस्तित्व को छूने की कोशिश करता है वो अक्सर वहां से जीवित वापस नहीं आता। धन्यवाद। आइए दोस्तों, चलते हैं अपनी चौथी कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम रूही झा है और मैं जमशेदपुर के बगबेरा से हूं। यह कहानी मेरी नानी ने बताई थी जो कि बिल्कुल सच है। अब ये मुझे नहीं पता कि आप लोगों में से इस कहानी पर कोई विश्वास करेगा या नहीं। खैर, बात तब की है जब मेरी माँ करीब 8 या 9 साल की होंगी। ये घटना मेरी माँ के दोस्त के साथ हुई थी। बिहार में मेरी नानी का घर है। मैं उस जगह का नाम नहीं बता सकती, लेकिन मेरी नानी के घर से 10 घर बाद एक रास्ता है जो कि जंगल से होकर निकलता है। उस तरफ आम के बहुत सारे पेड़ हैं, साथ ही खेत भी। उसी के ठीक कुछ दूर बाद एक मंदिर आता है जो कि भोले बाबा जी का है। ठीक उस मंदिर के पीछे एक तालाब है और उस तालाब के पीछे एक खुला खेत जहां लोग अक्सर वॉशरूम करने जाया करते हैं। आपको बता दूं कि उस समय में घर में वॉशरूम नहीं हुआ करते थे। बाकी उस समय पूर्णिमा की रात थी। पूरा गांव रोशनी से चमक रहा था। तो ठीक माँ की दोस्त को वॉशरूम लगी तो उन्होंने जब बाहर की तरफ देखा तो रोशनी देखने के बाद उन्हें ऐसा लगा कि जैसे सुबह के 5 बज रहे हैं। वो चुपचाप बिना किसी को बताए वही मंदिर से होते हुए तालाब के पीछे गई। सब कुछ हो जाने के बाद जब वो हाथ पैर धोने तालाब के पास आई
तो उन्होंने महसूस किया कि उनके पीछे कोई है। यकीन कीजिएगा, उन्होंने जैसे ही पीछे की तरफ देखा तो तकरीबन 2 या 4 औरत ठीक सर झुकाए वहां खड़ी थी। लेकिन उन्हें लगा कि शायद उनकी ही तरह ये सब भी यहां आए होंगी। खैर, उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपना काम खत्म करके घर की तरफ वापस जाने लगे। कुछ ही दूरी पर उन्होंने देखा कि वो औरतें लगातार उनके पीछे पीछे आ रही थी। ये सब देखकर वो जल्दी जल्दी चलने लगी। उन्हें ऐसा जल्दी जाते देख उन औरतों ने भी अपनी स्पीड बढ़ा ली। खैर, वो जैसे ही मंदिर के 2 कदम पीछे पहुंची तो अचानक पीछे से उन औरतों ने उनका हाथ पकड़ने की कोशिश करी। उसी बीच अचानक जो उन्होंने देखा वो आम आदमी सोच भी नहीं सकता। सच कहूं तो ये बात बताते हुए भी मेरी रूह कांप रही है। बात यह है कि अचानक उस मंदिर से एक लेडी बाहर निकली जो कि पूरी दुल्हन की तरह सजी हुई थी, पूरे गहने से लदी हुई थी। लाल साड़ी, लाल सिंदूर, लाल चुनरी, उन्होंने बड़ी सी बिंदिया लगाई हुई थी। वो ठीक अचानक से निकली और उन्होंने माँ की दोस्त का हाथ पकड़ा, जिसके बाद जो कोई भी पीछे था वो अचानक सब कुछ गायब हो गया। मानो जैसे अब तक कोई पीछे आया ही ना हो, एकदम सन्नाटा, सुनसान। इसके बाद उन्होंने उससे पूछा कि तुम आधी रात को यहां क्या कर रही हो। उन्होंने कहा कि आधी रात नहीं, सुबह हो गई है। उन्होंने कहा कि नहीं, अभी रात के 3 बज रहे हैं, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देती हूं, और हाँ, याद रखना आगे से कभी भी अकेले मत आना। दोस्तों, जैसे ही वो लड़की अपने घर के पास पहुंची और जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो औरत गायब हो चुकी थी। दूसरी तरफ घर वाले सब के सब परेशान हो चुके थे कि आधी रात हो गई, आखिर वो कहाँ गई। खैर, जैसे ही उन्होंने घर में कदम रखा तो सबने एक ही सवाल पूछा कि कहाँ गई थी। तब जाकर कहीं उन्होंने इस घटना की पूरी बात बताई। सब कुछ सुनने के बाद उनकी दादी ने कहा कि वो और कोई नहीं, पार्वती माँ थी जिन्होंने तुम्हारी रक्षा की है। दोस्तों, इस सच्ची घटना के बाद एक रात मेरी माँ भी ऐसे ही पूर्णिमा के दिन आधी रात को वॉशरूम के लिए बाहर निकल गई। लेकिन वो तो शुक्र था कि सबको पता चल गया। देरी न करते हुए घर वाले जल्द से जल्द उन्हें ढूंढकर वापस ले आए। खैर दोस्तों, अगर मेरी ये कहानी इस चैनल पर आती है तो मुझे बेहद खुशी होगी। मेरे पास और भी सच्ची कहानियां हैं जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी। धन्यवाद। तो दोस्तों, देखा आपने, ये थी रूही जहां की कहानी जो कि उन्हें उनकी नानी ने बताई थी। आपको इनकी कहानी पर कितना यकीन है नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी मैं ले चलता हूं आपको हमारी आज की 5वीं कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मैं आसाम के नागौन डिस्ट्रिक्ट से हूं। मेरा नाम कौशिक नाथ है। मैं आज आप सभी लोगों के साथ मेरे साथ हुई एक आप बीती शेयर करना चाहता हूं। खैर, तो बात ठीक उन दिनों की है जब मैं 15 साल का था। मैं ठीक अपने ही गांव के पास हाई स्कूल में पढ़ रहा था। जुलाई का महीना था, गर्मी की छुट्टी भी शुरू हो चुकी थी। हाँ, शनिवार था उस दिन। मैं ठीक अपने 2 दोस्त लीटू और राजदीप के साथ ऐसे ही स्कूटी पर घूम रहा था। घूमते घूमते हम किसी अनजान गांव के एक घने जंगल वाले रास्ते पर आगे बढ़ रहे थे। उस वक्त तकरीबन 7 बज रहे थे। धीरे धीरे अंधेरा भी होने लगा था। हम ठीक जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे जंगल और घना होता जा रहा था। मैंने राजदीप से कहा कि भाई चल, यहां से वापस लौट चलते हैं। माँ घर पर है, देर से जाऊंगा तो डांट पड़ेगी। दोस्त ने कहा कि अभी इतनी देर नहीं हुई है, तू चिंता मत कर, जल्दी घर चले जाएंगे। खैर, चलते चलते हम एक जगह पर रुक गए। तभी मैंने आसपास देखा कि वहां पर एक कब्रिस्तान था। कब्रिस्तान के चारों तरफ बांस के पेड़ थे। वहां ठीक बगल में एक घर भी बना हुआ था जिसके ऊपर एक कुर्सी लटकी हुई थी। मैंने ऐसे ही मजाक में लीटू को कहा कि लीटू, वहां देख, कुर्सी लटकी हुई है। सोच, वहां पर अगर एक भूतनी बैठी होती तो कैसा दिखता। दोस्तों, मेरा इतना कहते ही पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि हम तीनों को इतना डर लग गया कि मानो सच में देख लिया हो। मेरे तो पूरे बदन के रोंगटे खड़े हो गए। मेरे दोस्त राजदीप ने कहा, उसने कहा कि ऐसी जगह पर ये सब नहीं बोलते। उसने तुरंत स्कूटी स्टार्ट की और कहा कि जल्दी बैठो, देर हो गई है, घर पर डांट पड़ेगी। खैर, हम तीनों वहां से निकल गए। हम सही सलामत अपने अपने घर पहुंच गए। मैंने रात का खाना खाया
और अपने बिस्तर पर आ गया। दोस्तों, मुझे अभी भी वो शमशान वाली कुर्सी याद आ रही थी। उसे देखकर मैं डरने लगा था, पर थोड़ी देर बाद मेरी आंखें लग गई। वैसे आपको बता दूं कि मैं अकेला ही अपने रूम में सोता हूं। उस रात करीब रात के 2 बजे मेरे रूम की खिड़की खुली हुई थी। हवा अंदर की ओर आ रही थी। मैं ठीक बिस्तर से उतरकर खिड़की बंद करने के लिए उसके पास गया। सच कहूं तो मैं उस वक्त भी कांप रहा था। उसी बीच मैंने देखा कि हमारे घर के बगल में जो आम का पेड़ है, उसके ऊपर एक सफेद कपड़ों में मैंने एक औरत को देखा, जो कि मुझे चिल्लाकर बोल रही थी कि मुझे अगर देखना हो तो आ जाना वहीं पर। दोस्तों, इतना कहकर वो गायब हो गई। मेरे तो हाथ पैर सुन्न हो गए और मैं जोर से चिल्ला बैठा। मेरी आवाज सुनकर घर के सभी लोग उठ गए। मां ने आकर मुझे सीने से लगा लिया। सबके सब पूछने लगे कि क्या हुआ, लेकिन उस वक्त मैं बस यही बोल रहा था कि वो मुझे बुला रही है, वो मुझे बुला रही है। मां ने पूछा कौन, मैं बस यही बोलता रहा कि वो मुझे बुला रही है। दोस्तों, जैसे तैसे वो रात कट गई। मैं ठीक अपनी मां के सीने में छुपकर पूरी रात कांपता रहा। अगले दिन सुबह मुझे बहुत तेज बुखार चढ़ गया, लेकिन बस एक ही बात मेरी जुबान पर थी कि वो मुझे बुला रही है। मेरी हालत देखकर मेरे पिताजी ने एक साधक को बुलाया, जो कि मां काली की साधना करते हैं। वो हमारे जान पहचान के बाबा हैं। उन्होंने घर आकर मेरी झाड़ फूक की, जिसके 2 दिन बाद मैं ठीक हो गया। पर दोस्तों, वो एहसास आज भी मेरी रूह कपा देता है। दोस्तों, बस आपसे इतना ही कहूंगा कि कभी भी ऐसी जगह पर जाएं तो प्लीज इन चीजों का मजाक कभी ना उड़ाएं। बस इतनी ही थी ये कहानी। आइए दोस्तों, चलते हैं अपनी अगली कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों, ये घटना मेरे साथ हुई थी। मैं उस समय लगभग 8 या 9 साल का होऊंगा। मैं अपनी नानी के घर में था, कोन नगर में। आपको बता दूं कि जो मेरी नानी का घर है वो ठीक शमशान के पास में है, और शमशान के बगल वाली दीवार से ही घर है ईस्ट साइड में, जिस तरफ गंगा नदी है, और वेस्ट साइड में एक बड़ी सी नाली है। उस दिन पता नहीं क्यों, खैर उस दिन एक औरत की डेड बॉडी आई। मैं ठीक रात के समय अपने घर पर सोया हुआ था। मुझे अचानक बहुत जोर से वॉशरूम लगी। मैंने तुरंत मम्मी की दादी को उठाया। दादी ने कहा कि बाहर जाकर नाली में बैठ जा। उस समय दोस्तों रात के 2 बज रहे थे। थोड़ी देर बाद मैंने महसूस किया किसी की पायल की आवाज आ रही थी। ऐसा लगा कि जैसे कोई मेरे पास चल के आ रहा है, क्योंकि वो आवाज धीरे धीरे तेज होते जा रही थी। उसे सुनकर मेरा पूरा शरीर एकदम जाम पड़ गया। एक तरह से मैं जैसे का तैसा ही रह गया। मैंने 2-3 बार नानी को कहा भी कि पायल की आवाज बहुत तेज आ रही है, मगर हुआ यूं कि वो मेरी बात को इग्नोर कर रही थी। वो कहने लगी कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तू ध्यान मत दे और जल्दी से उठकर घर चल। मगर दोस्तों, एक सच्चाई ये भी थी कि मैं वहां से उठ ही नहीं पा रहा था। दूसरी तरफ वो आवाज धीरे धीरे बढ़ रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई मेरे बहुत पास आ गया है। इसके बाद दोस्तों, मैंने जो भी किया वो सही है या गलत, इसका मुझे आज तक गिल्ट है, क्योंकि मैं जिस पोजीशन में बैठा हुआ था, मैंने उसी पोजीशन में हाथ जोड़कर हनुमान चालीसा पढ़ना स्टार्ट कर दिया। दोस्तों, आप यकीन मानिएगा, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करीबे को आतुर। मैं जैसे ही इस लाइन पर पहुंचा, मैंने ध्यान दिया कि वो आवाज अब मुझसे दूर होती जा रही थी। सबसे अजीब बात तो ये थी कि वो पायल की आवाज शमशान की तरफ से होते हुए ईस्ट साइड में जा रही थी, जबकि ईस्ट में गंगा नदी है। हनुमान चालीसा पूरी खत्म भी नहीं हुई थी कि वो आवाज आना बंद हो गई। उस वक्त मुझे ऐसी ताकत महसूस हुई कि मैं आराम से उठ सकता था। इसके बाद मैं फ्रेश होके तुरंत नहाने के लिए गया। लगभग आधा घंटा हो चुका था इस चीज को। मैंने चुपचाप बजरंग बली को याद किया, प्रणाम किया और सुकून से सो गया। इसके अगले दिन सुबह बूढ़ी नानी इस चीज के बारे में मेरी माँ और मौसी से बात कर रही थी। वो ऐसा कह रही थी कि उन्होंने भी उस आवाज को महसूस किया था। वो बस मुझे इसलिए कुछ नहीं कह रही थी ताकि मैं डर ना जाऊं। खैर, दूसरे दिन मैं अपने घर चला गया। घर जाकर माँ ने मेरे मामा जी को सब कुछ बताया। मामा जी बहुत बड़े तांत्रिक हैं। उन्होंने बताया
कि वो एक औरत थी जिसकी प्रेग्नेंट रहते हुए डेथ हो गई थी। खैर, मामा ने कुछ मंत्र पढ़े और मेरे माथे पर विभूति लगाई। इसके बाद से सब कुछ ठीक है। बस दुख है तो सिर्फ इस बात का कि मैंने जिस पोजीशन में हनुमान चालीसा पढ़ी, कहीं ना कहीं मेरे मन में यह सवाल अक्सर उठता है कि मैंने पाप किया है। बस इतनी ही थी ये कहानी। आइए दोस्तों, चलते हैं अपने आखिरी किस्से की तरफ। इसके बाद मैं अपनी आवाज को विराम देना चाहूंगा। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम कीशु है। मैं राजस्थान के जयपुर सिटी के पास रिंगुस में रहता हूं। यह कहानी मेरे चाचा के साथ हुई थी आज से 15 साल पहले। दोस्तों, मेरे 5 चाचा हैं, बल्लू, रोशन, कल्लू, संदीप, जगदीश। इनमें से रोशन मेरे सगे चाचा हैं। खैर, इसी तरह एक रात की बात है। रात के तकरीबन 8 बजे ये सब के सब शादी में जा रहे थे। रास्ते में ठीक एक चौराहा पड़ता था। उस समय जब वो जा रहे थे तब कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन जब वो वापस आ रहे थे तब रात के 10-11 बज चुके थे। वो ठीक उस चौराहे पर रास्ता भटक गए। जल्दबाजी में वो दूसरे रास्ते पर चले गए। वो रास्ता शमशान की तरफ जाता था। चलते चलते उन्हें शमशान के पास एक घर दिखाई दिया। वो सब के सब उस घर में रास्ता पूछने के लिए चले गए। घर में घुसते ही उन्हें एक 5 फुट ऊंची एक दीवार दिखी। सब के सब उस पर चढ़कर आगे निकल गए। घर एकदम पुराना था, शायद वहां कोई रहता नहीं था। पर जब वो जाने लगे तो उन्होंने देखा कि जो दीवार अभी थोड़ी देर पहले 5 फुट की थी वो अब 10 फुट की हो चुकी थी। ये देखकर सब के सब चौंक गए, पर उन्होंने दिमाग का यूज किया और वो एक दूसरे के ऊपर चढ़कर उस दीवार को पार कर गए। मगर आखिर में मेरे चाचा रह गए। वो लगातार चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। इसी बीच जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वो एकदम सुन्न पड़ गए। उन्होंने देखा कि कोई चादर ओढ़कर उनके पास आ रहा था। उसके पैर उल्टे थे। चाचा जी ये सब देखकर पूरे सुन्न पड़ चुके थे। उन्होंने हिम्मत करी और जल्दी जल्दी चढ़ने लगे। इसके बाद सब के सब भागने लगे, मगर भागते भागते वो वापस उसी जगह पर आ जाते। इसके बाद उन्होंने रास्ते में पड़े पत्थर को उठाकर पेड़ों पर निशान लगाकर आगे बढ़ने लगे। चलते चलते वो उस चौराहे पर पहुंच गए। दोस्तों, सच बताऊं तो सबकी हालत खराब थी। शायद उस समय रात के 12 बज रहे होंगे। घर पहुंचने के बाद किसी ने कुछ भी नहीं कहा, मगर मेरे दादाजी ने उन सबको बहुत डांटा। 2-4 दिन बाद उन सबको बहुत तेज बुखार हो गया। ये सब देखकर मेरी दादी जी को कुछ गड़बड़ लगी, तो वो ठीक मेरे चाचा संदीप के पास पूछने चली गई। दादी ने कहा कि संदीप, सच सच बता, उस रात क्या हुआ था। चाचा ने एक एक करके सब कुछ बता दिया। जिसके बाद दादी उन 5 को कोई बाबा के पास ले गई। बाबा ने कहा कि कोई खतरा नहीं है। उन्होंने सबको एक एक ताबीज दिया और कहा कि 15 दिन से पहले इस ताबीज को मत उतारना। दोस्तों, उस दिन के बाद से सब कुछ सही हो गया। लेकिन डर तो उस दिन का था। अगर उस दिन मेरे चाचा को कुछ हो जाता तो न जाने क्या होता। बस इतनी ही थी ये कहानी। तो दोस्तों, देखा आपने, ये थी हमारी आज की कहानियां। मुझे उम्मीद है आपको ये कहानियां जरूर पसंद आएगी। अगर आपको ये कहानियां जरा सी भी पसंद आए तो कहानी को लाइक, शेयर और कमेंट्स तो जरूर ही कीजिएगा, क्योंकि आप तो जानते ही हैं मैं आपका कमेंट्स में हमेशा इंतजार करता हूं। बाकी जल्द ही मिलूंगा आपसे इसी तरह की रोमांच भरी रहस्यमयी कहानियों के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। चलता हूं, बाय बाय।